अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होंगे। क्यों? बहुत सिंपल सी चीज है सर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो पार्टिकल्स का मोशन तेज होगा या कहा जाए उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो दूर भागने की कोशिश करेंगे और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज यानी पार्टिकल वेपर में जल्दी आएंगे, और अगर वेपर में जल्दी आएंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो देखो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। किस कंडीशन पे? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। कम करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर इज गिवन बाय क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगेन नाम से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, हमें बस वो इक्वेशन देखनी है कि एग्जैक्टली इक्वेशन क्या है। वो इक्वेशन है कुछ ये, log P2 by P1 is delta H by 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। इसका थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म देख लेते हैं। वो कुछ ऐसा आता है, log P2 by P1 equal to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ये एक ऐसा फॉर्म है जो कंपैरेटिवली जल्दी याद हो जाता है एज कंपेयर टू दैट एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में यहां पे ये जो डेल्टा एच है, ये है डेल्टा एच वेपराइजेशन। क्योंकि यार बात हम किसकी कर रहे हैं? वेपर की। अब वेपर की बात करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वेपराइजेशन वाला ही डेल्टा एच तो लेंगे। डेल्टा एच यहां पे क्या डिनोट करता है? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा सर, यहाँ पे बच्चों के मन में ये बहुत डाउट रहता है कि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं कि आर की क्या वैल्यू, क्योंकि आर की कई वैल्यूज पढ़ रहे हैं। सही बात है। तो आर की क्या वैल्यू लेनी चाहिए सर? क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे आर जो है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आपको मालूम है आर की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। अगर आप आर की बात करें तो 0.0821 भी है, 0.0831 भी है, फिर 8.314 भी है और 2 भी आती है। सब अलग अलग यूनिट्स में है। तो जो यूनिट्स हम डेल्टा एच की लेंगे एग्जैक्टली उन्हीं यूनिट्स में हमें आर को भी लेना पड़ेगा। अगर डेल्टा एच जूल्स में है तो हमें आर की एसआई यूनिट ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो एक्सप्रेशन आता है वो जूल पर मोल केल्विन आता है। यहां पर 2 में कैलोरीज पर मोल केल्विन आता है। अगेन ये जो दो वैल्यूज हैं ये यूजुअली यहां पर यूज नहीं होती हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम केसेस में डेल्टा एच को कैलोरी या जूल में ही रखते हैं। अगर हम उनको भी लेट्स से प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में रख दें, लीटर एटमॉस्फेयर के टर्म्स में रख दें, तो शायद हम इन वैल्यूज को भी यूज कर लें। अदरवाइज हमें जो डेल्टा एच की यूनिट्स होंगी एग्जैक्टली उन्हीं यूनिट्स में इसको रखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बहुत मिस्टेक भी बच्चे करते हैं। तो सर ने बढ़िया, जो आप डेल्टा एच यूनिट की जो होगी वही आर की यूनिट। बिल्कुल। अगर आपको कैलोरीज में दिया है तो आप कैलोरीज वाली यूनिट रखेंगे, जूल में दिया है तो जूल वाली इक्वेशन यहां पे रखने वाले हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये इस एक्सप्रेशन से आई है। ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में है हमारा क्लॉजियस-क्लैपेरॉन का जो एक्सप्रेशन है, जिसको वेंट ऑफ इक्वेशन भी हम लोग कहते हैं कई बार। ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप सुटेबली इंटीग्रेट करें T1 से T2 लिमिट में और प्रेशर आप P1 से P2 रखें, करना क्या होगा? dt को यहां लेके आएंगे, यहां पे ln p का इंटीग्रेशन होगा। ln को हम लोग log में चेंज करते हैं तो आपको पता है 2.303 का फैक्टर आता है। इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आप इसको दिमाग में रखें, या बेटर है आप इस एक्सप्रेशन को दिमाग में रखें, तो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। आपको यहाँ पे कोई खास डिफिकल्टी देखने को यूजुअली नहीं मिलेगी। सर टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए? बिल्कुल, टेम्परेचर। इन फैक्ट मैं आपको बताऊं, दुनिया की कोई भी केमिकल इक्वेशन आ जाए उसमें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में है। उसका रीजन भी है, केल्विन का टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता। अब केल्विन का टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव इजीली बन नहीं पाएगा। ये तो खैर यहाँ पे तो चलो हो भी सकता है, पर और भी कोई इक्वेशंस हो, PV इक्वल टू nRT वाला हो, हम हर जगह केल्विन ही लेते हैं टेम्परेचर हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या मतलब समझते हैं? हमें जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। पर एक्चुअल में ये बहुत बेसिक लेमैन वाली डेफिनेशन है सर, जो एकदम बच्चों वाली डेफिनेशन जैसे हम कहते हैं, और जेई का एग्जाम बच्चों वाला तो है नहीं। तो हम एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। पहली चीज, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस कंडीशन पे वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए।
चाहे वो जो भी एटमॉस्फेयर हो उसके बराबर हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी वेपर प्रेशर को चेंज करेगा। अगर वेपर प्रेशर मान लेते हैं इंक्रीज हो रहा है, किस कंडीशन से इंक्रीज हो सकता है वो खुद सोचो। अगर मान लेते हैं किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बहुत कम है, मान लेते हैं कोई 20 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल हो जाता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ही उसके वेपर्स बनने शुरू हो गए बहुत जल्दी, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट कम करूंगा तो वेपर ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मान लेते 500 है, तो उसके वेपर्स 500 तक नहीं बनेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज हमेशा दिमाग में रखी जाए, ठीक है। ये बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की अगर कभी बात करी गई, कभी भी किसी भी कंडीशन में, सर ऐसे कई बार क्वेश्चंस में आता है कि वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता है। हाँ, तो बाहर के प्रेशर के बराबर। बिल्कुल, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो हम डिफाइन करते हैं वो 1 एटमॉस्फेयर के लिए डिफाइन होता है। ओके। तो अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कहा जाएगा तो वो एग्जैक्टली 1 atm होगा। ये चीज हमेशा दिमाग में रखा जाए, तो ये चीज लिख भी लेनी चाहिए हमें। वेपर प्रेशर एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ये हमेशा किसके बराबर होगा, 1 atm के लिए, क्योंकि हम डिफाइन ही नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 1 atm पर ही करते हैं। ये अगेन छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ऐसा ना हो कि इस एक पॉइंट की वजह से आपका क्वेश्चन ना हो, इसलिए ये चीज जरूर दिमाग में रखें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। कैसे, आपको मालूम है बच्चों कि गैसेस हैव वैरिंग सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स। कुछ गैसेस हाईली सॉल्युबल होती हैं और कुछ बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं। जैसे अमोनिया की बात करें, HCl की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये गैसेस हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अगर आप लिक्विड को वाटर लेते हो तो। कुछ गैसेज हैं जो बहुत रेयरली सॉल्युबल, जैसे नाइट्रोजन है, बहुत कम डिसॉल्व होगी। और कुछ गैसेस की मॉडरेट सॉल्युबिलिटी होती है। तो बच्चों, ये सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? क्या कोई रूल है या लॉ है जो कि इस सॉल्युबिलिटी को गवर्न करता है? अब हम लोगों को वो डिस्कस करना है। सो पहला पॉइंट ये है, सर्टेन गैसेज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे अभी हम लोगों ने बोला, सच एज अमोनिया, HCl एटसेट्रा, एंड सर्टेन गैसेज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एटसेट्रा। हीलियम इनफैक्ट बहुत कम सॉल्युबल होती है। ड्यूरिंग डेजोल्यूशन ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेज। ऑब्वियस है, अगर सपोज आपने नीचे लिक्विड लिया, ऊपर आप गैस का प्रेशर से उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे जैसे गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में जाएंगे, ऊपर उस एटमॉस्फेयर में उस पर्टिकुलर गैस के पार्टिकल्स कम होंगे, तो उसका प्रेशर क्या होना शुरू होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। तो जैसे जैसे आप डिसॉल्व करोगे गैस को, उस गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड डेजोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये चीज बच्चों याद रखनी है कि जब भी आप गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है डेल्टा H फॉर दैट प्रोसेस इज नेगेटिव, और डेल्टा H पॉजिटिव होने पे एंडोथर्मिक होता है, लेकिन यहां पे डेल्टा H की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। जिस गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो, अगर उस गैस का प्रेशर आप इंक्रीज करो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस विल इंक्रीज। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। ऑब्वियस है, अगर आप सपोज गैस डिसॉल्व हो गई लिक्विड में और आप उस लिक्विड को हीट करना शुरू कर दो, तो जो डिसॉल्व गैस है लिक्विड में, वो गैस फ्री होना चाहता है, फ्री होके वो अलग होना चाहता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे जिसमें गैस डिसॉल्व है, तो जो डिसॉल्व गैस का अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। या आप कह सकते हो कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सर, कोई रियल लाइफ एग्जांपल है क्या हमारे पास जो हम इजीली रिलेट कर सकें इस पॉइंट? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। आप सबने कोल्ड ड्रिंक जानते हो, सबको मालूम है कोल्ड ड्रिंक, सब बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सर, मालूम तो छोड़ी, पसंद है, बहुत पसंद है। तो कोल्ड ड्रिंक इज नथिंग बट CO2 डिसॉल्व इन स्वीट वाटर। स्वीट वाटर इसलिए क्योंकि वो तो काफी शुगर होता है उसमें। आजकल तो शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स भी आने लगी हैं, डाइट कोक। तो उसमें क्या होगा, आपने लिक्विड में वाटर है, उसमें CO2 को डिसॉल्व करा,
तो वो भी एक तरह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे गैस क्या है, CO2। अब ये दोनों पॉइंट सर बच्चे वहां से रिलेट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। आप देखोगे कि कोल्ड ड्रिंक्स को हमेशा प्रेशराइज कंटेनर्स में रखते हैं, एकदम टाइट प्रेशराइज प्रेशर के अंडर में रखते हैं, और इनफैक्ट जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं उतना CO2 अच्छा डिसॉल्व होता है। अगर आप ढक्कन खोल के रख दो तो कुछ देर बाद वो CO2 पूरी उड़ जाएगी, आपको सिर्फ स्वीट वाटर मिलेगा, मीठा मीठा शरबत मिलेगा, जो उसका फ्लेवर आता है ना वो CO2 वाला, वो आपको नहीं मिलने वाला है। और ऐसे ही टेम्परेचर आप देखेंगे बच्चों, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो लो टेम्परेचर पे हम लोग स्टोर करते हैं। लो टेम्परेचर पे इसीलिए स्टोर करते हैं ताकि जो डिसॉल्व CO2 है वो उसके अंदर डिसॉल्व रहे। आप एक काम करना, कोल्ड ड्रिंक लाना और उसको रूम टेम्परेचर पे रख देना, थोड़ी देर में आधे घंटे बाद उसको पीना, आपको कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं, आपको शरबत मीठा पानी लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भी CO2 थे वो तो एस्केप कर गई। क्यों एस्केप कर गई? पहले तो ठंडी थी, तब तो डिसॉल्व थी, क्योंकि टेम्परेचर कम था तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, तो जो गैस डिसॉल्व थी वो एस्केप कर गई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज है। तो ये दोनों पॉइंट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। दिस लॉ इज इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। हेनरीज लॉ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या कहता है? इट कैन बी स्टेटेड एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। पूरे सॉल्युबिलिटी के दौरान हम लोग टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। अभी आप इस स्टेटमेंट को देखो, अभी समझते हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स हैं बच्चों, उनको भी देख लेते हैं। या इसी स्टेटमेंट को, हेनरीज लॉ को एक दूसरे फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस करते हैं। वो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। और एक और फॉर्मेट है बच्चों, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अब आप लोग कुछ समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। एक तरह से ये हेनरीज लॉ है। अब एग्जैक्टली है क्या, सुनिएगा। इस स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो P है, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विच इज बीइंग डिसॉल्व। कुछ इसको आप ऐसे समझ लो बच्चों, मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक लिक्विड है, आपके पास ये लिक्विड है और ऊपर एक गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो। इस तरह का एक अरेंजमेंट है। थोड़ा सा पिस्टन बड़ा हो गया, उसको हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है बच्चों। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे एक गैस है और इस गैस को हम लोग, ये गैस है और यहां पे क्या है, लिक्विड है। और सर हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे P है बच्चों, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विच इज बीइंग डिसॉल्व। तो जो यहां पे गैस है, अच्छा पार्शियल प्रेशर क्यों? हो सकता है यहां पे मिक्सचर ऑफ गैस हो, पर जिस गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग कंसर्न हैं, हमें उस गैस का प्रेशर देखना है। टोटल प्रेशर से मतलब नहीं है, हमें टोटल प्रेशर से मतलब नहीं है। सपोज यहां पे दो गैसेस हैं X और Y, X की सॉल्युबिलिटी अगर हम पढ़ रहे तो हमें X के प्रेशर से मतलब है, इसीलिए यहां पे P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यहां एक ही गैस है तो उसका प्रेशर ही एक तरह से उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। सो लेट द प्रेशर बी P। KH is a constant which is called Henry's constant and X is the mole fraction। किसका मोल फ्रैक्शन है बच्चों? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। ये कैसे आएगा समझो, इसको सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझें, ये जो लिक्विड है, जब आपने प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं नीचे डिसॉल्व करना शुरू किया या सॉल्युबल होना शुरू करे, तो लिक्विड में कुछ गैस के पार्टिकल्स चले गए। मान लीजिए लिक्विड के मोल्स कैपिटल N है, ये किसके मोल्स हैं? लिक्विड के मोल्स हैं। और जो गैस अंदर डिसॉल्व हुई उसके मोल्स स्मॉल n हैं। स्मॉल n गैस के मोल्स हैं। किसके मोल्स हैं बच्चों? गैस के मोल्स हैं। स्मॉल n गैस के मोल्स ऊपर नहीं है, जो डिसॉल्व हुई गैस उसके मोल्स हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या लिखोगे बच्चों आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस आप लिखोगे, x को क्या लिखोगे यहां पे? x हो जाएगा n/n प्लस कैपिटल N।